नमस्कार। आज हम एक खास किताब पर बात करने वाले हैं। शशि थरूर की किताब है नेहरू, भारत के निर्माण की कल्पना। ये किताब 2003 में आई थी और इसे मतलब जीवनी, इतिहास, राजनीति इन सब के नज़रिए से देखा जाता है। हमारा मकसद असल में ये है कि इस किताब के ज़रिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी, उनके वैचारिक और सियासी सफ़र को थोड़ा समझें और देखें कि थरूर के हिसाब से भारत को बनाने में उनका क्या रोल था और आज उनकी जो विरासत है वो कहाँ खड़ी है। थरूर ने इसे बड़े ही संतुलन से लिखा है। मतलब ना तो एकदम भक्ति है, ना ही कोई तीखी आलोचना। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है, ये संतुलन। ये सिर्फ घटनाओं का एक लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये नेहरू के जीवन के लगभग हर पहलू को छूने की एक कोशिश है। जैसे उनके बचपन की बातें, इंग्लैंड में उनकी पढ़ाई, फिर आज़ादी की लड़ाई में उनका रोल, प्रधानमंत्री के तौर पर उनका काम, और हाँ, जो चुनौतियां उनके सामने आईं वो भी, और फिर उनकी विचारधारा, उनकी विरासत, उस पर एक विश्लेषणात्मक नज़र। ये नेहरू को समझने के लिए एक, कह सकते हैं, काफी जरूरी किताब है। हाँ, तो चलिए फिर इस किताब में जो जानकारी है उसमें और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि नेहरू और उनके बनाए भारत के बारे में ये हमें क्या सिखाती है। शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। किताब बताती है कि नेहरू का जन्म 1889 में हुआ इलाहाबाद में। एक बहुत ही संपन्न प्रभावशाली कश्मीरी ब्राह्मण परिवार था उनका। उनकी शुरुआती तालीम तो घर पे ही हुई, लेकिन फिर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। पहले हैरो स्कूल और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। उनमें एक तरह से पश्चिमी सोच और भारतीय संस्कारों का एक अजीब सा संगम दिखता है। हाँ, और ये संगम सिर्फ बाहरी नहीं था। थरूर इस बात पर जोर देते हैं कि ये उनकी सोच और उनकी पूरी राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। मतलब एक तरफ तो वो पश्चिमी उदारवाद, विज्ञान, आधुनिकता, इन सब के बड़े कायल थे, तो दूसरी तरफ वो अपनी भारतीय जड़ों से, अपनी संस्कृति से भी गहरे जुड़े हुए थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू, वो खुद इतने बड़े वकील और राष्ट्रवादी नेता थे। उनका नेहरू पर बहुत गहरा असर पड़ा। किताब में पिता पुत्र के बीच के बौद्धिक संवादों का भी जिक्र है। कभी कभी मतभेद भी होते थे, और इसने जवाहरलाल के शुरुआती राजनीतिक विचारों को गढ़ने में, कह सकते हैं, एक अहम भूमिका निभाई। ये सिर्फ एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक तरह की बौद्धिक साझेदारी भी थी। अच्छा, तो फिर राजनीति में उनका आना कैसे हुआ? मतलब किताब क्या कहती है इस बारे में? थरूर के मुताबिक ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इंग्लैंड से वकालत पढ़कर लौटे तो शुरू के कुछ साल वो थोड़े जैसे भटके हुए से थे, लेकिन फिर महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उनके विचारों से, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, उससे वो बहुत प्रभावित हुए। हाँ, गांधी का वो करिश्माई नेतृत्व और उनका जो नैतिक बल था। बिल्कुल, उसी ने नेहरू को राजनीति में खींचा। ये सिर्फ करियर की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक बड़ा नैतिक और वैचारिक बदलाव था। और वो पूरी तरह से इसमें कूद पड़े। किताब इस बात को हाईलाइट करती है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेहरू ने करीब 9 साल जेल में बिताए, अलग अलग बार में। और ये जेल यात्राएं उनके लिए एक तरह से आत्मचिंतन का और लिखने का समय भी बनी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण किताबें उन्होंने इसी दौरान लिखी। वो कांग्रेस के जो बड़े आंदोलन थे, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, हाँ, उनमें वो सबसे आगे रहे। और बहुत जल्दी ही वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो युवा थे, जो ऊर्जावान थे, जो प्रगतिशील सोच रखते थे, उनका चेहरा बन गए। लोग उन्हें गांधी के बाद पार्टी के भविष्य के तौर पर देखने लगे थे। और उनकी सोच के मुख्य स्तंभ क्या थे? मतलब किन विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया? थरूर साफ तौर पर बताते हैं कि 3 मुख्य विचार नेहरू की सोच और राजनीति के बिल्कुल केंद्र में थे। पहला, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, यानी राज्य का किसी खास धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, सब नागरिकों को बराबर अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। दूसरा, समाजवाद, सोशलिज्म। हालांकि ये वो सोवियत मॉडल वाला कट्टर समाजवाद नहीं था। अच्छा। नहीं, ये एक लोकतांत्रिक समाजवाद था, जिसमें आर्थिक बराबरी, सामाजिक न्याय और योजनाबद्ध विकास पर जोर था, जिसमें राज्य की एक अहम भूमिका थी। और तीसरा, वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर, यानी तर्क, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान को बढ़ावा देना, ताकि भारत अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकल सके।
किताब कहती है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। नेहरू इन्हें स्वतंत्र भारत की नीतियों और संविधान की आत्मा बनाना चाहते थे असल में। और फिर 1947 में आज़ादी मिली, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 1964 तक, अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे। ये तो बहुत लंबा कार्यकाल था, 17 साल। थरूर इस बात पर काफी जोर देते हैं कि नेहरू ने इस दौरान भारत में संसदीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को एक तरह से संस्थागत रूप दिया और स्वतंत्र मजबूत संस्थाओं की नींव रखी। और ये सब उस वक्त में जब देश बंटवारे के जख्मों से गुजर रहा था, करोड़ों शरणार्थी थे। हाँ, और 500 से ज्यादा रियासतें थीं, उनको भारत में मिलाना था। ये सब आसान नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो संस्था निर्माण की बात है, ये उनके कार्यकाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। थरूर इसे विस्तार से बताते हैं। सोचिए, एक नया आज़ाद हुआ देश है, संसाधन बहुत कम है, लेकिन भविष्य के लिए एक मजबूत बुनियाद रखनी है। इसी सोच के तहत योजना आयोग बना, प्लानिंग कमीशन, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश के विकास का एक खाका खींचा। उच्च शिक्षा और तकनीक के लिए IITs की कल्पना की गई, उन्हें स्थापित किया गया। हाँ, IITs तो आज भी। बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स जैसे बेहतरीन केंद्र बने, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरू हुआ और इसरो की नींव रखने वाले संस्थान भी इसी दौर में बने। थरूर के हिसाब से ये सिर्फ इमारतें या विभाग नहीं थे, ये नेहरू के आधुनिक, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक भारत के सपने के प्रतीक थे। ये वाकई प्रभावशाली लगता है, खासकर उस दौर के सीमित साधनों को देखें तो। विदेश नीति के मोर्चे पर भी नेहरू का एक अलग ही अंदाज था, है ना? हाँ, और थरूर उसे नेहरू की वैश्विक दृष्टि का एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं। वो शीत युद्ध का दौर था, कोल्ड वॉर। दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के 2 खेमों में बटी हुई थी। ज्यादातर जो नए आजाद हुए देश थे, उन पर किसी एक खेमे में जाने का दबाव था। नेहरू ने मिस्र के नासिर और युगोस्लाविया के टीटो जैसे नेताओं के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत की। हाँ, नैम। इसका मकसद था कि इन महाशक्तियों के सैन्य गठबंधनों से दूर रहा जाए, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाई जाए, उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए और विकासशील देशों के हितों की आवाज उठाई जाए। किताब बताती है कि ये उस वक्त एक बहुत ही साहसिक और दूरदर्शी कदम था। इसमें भारत को दुनिया के मंच पर एक खास पहचान दी। लेकिन जाहिर है, सब कुछ सिर्फ सफलता की कहानी तो नहीं हो सकती। 17 साल का लंबा कार्यकाल था, चुनौतियां और आलोचनाएं भी बहुत रही होंगी। थरूर की किताब इस पहलू पर भी बात करती है। हाँ, निश्चित रूप से। और यहीं पर किताब का वो संतुलित नजरिया सामने आता है। थरूर नेहरू के कार्यकाल की जो मुश्किलें थीं, जो विफलताएं थीं, उनको नजरअंदाज नहीं करते। कश्मीर समस्या जो आज़ादी के वक्त से ही शुरू हो गई थी, वो नेहरू के पूरे कार्यकाल में एक बहुत जटिल और अनसुलझी पहेली बनी रही। थरूर इसके अलग अलग पहलुओं और नेहरू के सामने जो विकल्प थे, उनकी पड़ताल करते हैं। और शायद सबसे बड़ी चुनौती या कहें विफलता, वो चीन के साथ युद्ध को माना जाता है। हाँ, 1962 में चीन के साथ सीमा युद्ध में भारत की जो हार हुई, वो नेहरू के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, राजनीतिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। किताब इस युद्ध के कारणों, भारत की सैन्य तैयारियों में जो कमी थी और नेहरू की चीन नीति, जिसे कई बार जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी माना गया, उसका विश्लेषण करती है। इस हार ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नेहरू की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी काफी नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा उनकी कुछ आर्थिक नीतियों की भी आलोचना होती है, खासकर जिन्हें बाद में लाइसेंस राज के दौर की शुरुआत से जोड़ा गया। अच्छा, नहीं मिली जितनी मिल सकती थी। तो इन विफलताओं और आलोचनाओं को मानते हुए भी थरूर नेहरू की विरासत का बचाव कैसे करते हैं? मतलब किताब क्या तर्क देती है? बचाव शायद सही शब्द ना हो। थरूर का विश्लेषण इन विफलताओं को स्वीकार करता है, लेकिन वो तर्क देते हैं कि नेहरू का मूल्यांकन सिर्फ इन घटनाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उनका मुख्य बिंदु ये है कि इन सब के बावजूद नेहरू ने भारत के लिए जो बुनियादी ढांचा और जो मूल्य स्थापित किए, जैसे लोकतंत्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत, विविधता में एकता का विचार, मजबूत और स्वतंत्र संस्थाएं जैसे न्यायपालिका, चुनाव आयोग। बिल्कुल, ये आज भी भारतीय गणतंत्र की रीढ़ है। थरूर का मानना है कि भले ही कुछ नीतियां विफल रहीं या समय के साथ अप्रासंगिक हो गईं, लेकिन नेहरू द्वारा स्थापित ये जो मूल सिद्धांत है, वही उनकी सबसे स्थायी विरासत है।
ये एक अहम नुक्ता है कि किसी नेता की विरासत का आकलन तात्कालिक सफलताओं या विफलताओं से परे जाकर उसके द्वारा छोड़े गए दीर्घकालिक वैचारिक और संस्थागत प्रभाव के आधार पर होना चाहिए। तो अब आते हैं किताब के शीर्षक पर और उसके केंद्रीय विचार पर। नेहरू भारत के निर्माण की कल्पना, इन्वेंशन ऑफ इंडिया। थरूर का इससे क्या मतलब है? क्या वो ये कह रहे हैं कि नेहरू ने भारत को बनाया? ये एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं उत्तेजक विचार है। थरूर का तर्क ये नहीं है कि नेहरू ने अकेले भारत को बनाया। जाहिर है भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और आज़ादी की लड़ाई में अनगिनत लोगों का योगदान था, बल्कि थरूर का मतलब ये है कि नेहरू ने आधुनिक स्वतंत्र भारत की कल्पना को गढ़ा और उसे संस्थागत रूप दिया। यानी भारत कैसा राष्ट्र बनेगा इसकी एक खास तस्वीर पेश की और उसे हकीकत बनाने की कोशिश की। ये तस्वीर थी एक उदार, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, बहुलवादी और वैज्ञानिक सोच वाले राष्ट्र की, जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व तो करे लेकिन साथ ही भविष्य की ओर भी देखें। थरूर बताते हैं कि आज़ादी के समय भारत के सामने और भी रास्ते हो सकते थे। हाँ, हो सकते थे। शायद एक ज्यादा धार्मिक राष्ट्र बनने का रास्ता, या गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित मॉडल का, या किसी और तरह की व्यवस्था का। नेहरू ने सक्रिय रूप से इस खास आइडिया ऑफ इंडिया को चुना और उसे बढ़ावा दिया। इसी अर्थ में थरूर उन्हें आधुनिक भारत का आविष्कारक कहते हैं, जिसने राष्ट्र की पहचान और दिशा तय करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। ये वाकई सोचने वाला नजरिया है कि एक व्यक्ति और उसके विचार किस हद तक एक इतने विशाल और विविध देश की आधुनिक पहचान को आकार दे सकते हैं। बिल्कुल। और थरूर ये भी रेखांकित करते हैं कि नेहरू द्वारा गढ़ी गई ये कल्पना हमेशा निर्विवाद नहीं रही। उस समय भी इसके आलोचक थे और आज भी नेहरू की विचारधारा और उनकी विरासत पर तीखी बहस होती है। कई लोग उनके धर्मनिरपेक्ष मॉडल पर सवाल उठाते हैं, कुछ उनकी आर्थिक नीतियों को भारत की समस्याओं का जिम्मेदार मानते हैं, तो कुछ उनकी विदेश नीति को। लेकिन थरूर का मानना है कि यही बहसें दिखाती हैं कि नेहरू कितने प्रासंगिक हैं आज भी। आज के भारत को समझने के लिए नेहरू के विचारों और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को समझना जरूरी है, चाहे आप उनसे सहमत हों या असहमत हों। ये किताब इसी समझ को विकसित करने में मदद करती है, बिना किसी नायक पूजा या दानवीकरण के। ये पाठक को नेहरू के योगदान और उनकी सीमाओं दोनों का मूल्यांकन करने के लिए जरूरी संदर्भ और जानकारी मुहैया कराती है। तो अगर हम शशि थरूर की इस किताब नेहरू भारत के निर्माण की कल्पना से सीखी गई मुख्य बातों को समेटें तो क्या कहेंगे? हमने देखा कि ये किताब नेहरू के बहुआयामी व्यक्तित्व को सामने लाती है। उनकी वो अनूठी पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता संग्राम में उनका वो केंद्रीय रोल, प्रधानमंत्री के तौर पर आधुनिक भारत की संस्थागत और वैचारिक नींव डालने के उनके वो विशाल प्रयास, और साथ ही उनके सामने आई जबरदस्त चुनौतियां और उनकी कुछ अहम विफलताएं भी। हाँ, और सबसे अहम बात, जैसा कि हमने चर्चा की, ये किताब एक संतुलित और सूक्ष्म विश्लेषण पेश करती है। ये नेहरू की सिर्फ तारीफ या बुराई करने के बजाय उनकी जो जटिल विरासत है उसे समझने पर जोर देती है। खासकर उनका ये मजबूत विश्वास कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, बहुलवादी और वैज्ञानिक सोच वाला राष्ट्र बनना चाहिए। थरूर के विश्लेषण के अनुसार ये महज एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, बल्कि ये उस आधुनिक भारत के वैचारिक ताने बाने को समझने की कोशिश है जिसकी कल्पना नेहरू ने की थी और जिसे गढ़ने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। तो इस सारी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये किताब हमें नेहरू और उनके दौर के बारे में तो बताती ही है, साथ ही आज के भारत पर भी सोचने को मजबूर करती है। थरूर नेहरू की भारत की कल्पना की बात करते हैं। इस पूरी बातचीत के अंत में एक सवाल मन में उठता है, नेहरू ने जिस भारत की कल्पना की थी, वो विचार, वो मूल्य, वो संस्थाएं, क्या वो आज भी उसी रूप में प्रासंगिक हैं? या वक्त, समाज और दुनिया के बदलते हालात के साथ उस कल्पना में भी बदलाव आया है या शायद आना चाहिए? इस पर यकीनन गहराई से सोचा जा सकता है। आज की ये जानकारी शशि थरूर की किताब नेहरू भारत के निर्माण की कल्पना पर आधारित थी।